हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार आर्यन है और आज मैं आपको थाने में एफआईआर लिखवाने की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा कि अगर थाने का भारसाधक अधिकारी आपकी एफआईआर को लिखने से मना करता है तो आपके लिए अन्य क्या उपचार हैं। तो हमारे दंड प्रक्रिया संहिता में दो प्रकार के अपराधों के बारे में बताया गया है। नंबर 1, संज्ञेय अपराध। नंबर 2, असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध से तात्पर्य है गंभीर प्रकृति के। जो अपराध गंभीर प्रकृति का हो उसे संज्ञेय अपराध कह सकते हैं और जो सामान्य प्रकृति का हो उसे असंज्ञेय अपराध कह सकते हैं। इसका मानदंड एक और भी है जिसमें 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान हो वह संज्ञेय अपराध है। मान लो कि आपने कोई अपराध किया है और उसकी सजा 3 वर्ष से ऊपर है तो वो संज्ञेय अपराध होगा, और जिसकी सजा 3 वर्ष से कम है वो असंज्ञेय अपराध होगा। अब संज्ञेय अपराध में क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है तो पुलिस अधिकारी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। उसे मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर किसी व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है। और असंज्ञेय अपराध में क्या है, कोई पुलिस अधिकारी अगर किसी व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया है तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता। कर सकता मतलब उसे उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पहले मजिस्ट्रेट से वारंट इशू कराना होगा, तब उस व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर सकेगा। तो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता में एफआईआर से जो संबंधित प्रावधान दिया गया है कि एफआईआर कैसे लिखी जाएगी, तो उसका प्रावधान, एक मिनट, उसका प्रावधान धारा 154 में दिया गया है, सेक्शन 154। इसमें संज्ञेय अपराध की इत्तला तो धारा 154 कहती है कि अगर कोई संज्ञेय मामला हुआ है तो उसकी पीड़ित व्यक्ति, मतलब संज्ञेय अपराध होने के बाद पीड़ित व्यक्ति उसकी जो सूचना देगा वो थाने के बाहर साधक अधिकारी देगा। थाने के बाहर साधक अधिकारी को देगा। वह लिखित भी दे सकता है और वह मौखिक भी दे सकता है।
मतलब पीड़ित व्यक्ति थाने के वारसाधक अधिकारी को अपनी सूचना लिखित में भी दे सकता है, एप्लीकेशन लिख के, और मौखिक रूप से भी दे सकता है। जब वो मौखिक रूप से देता है तो थाने का वारसाधक अधिकारी उसे स्वयं लिखेगा या किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी से लिखवाएगा, और देने वाले को पढ़कर सुनाया जाएगी, पढ़कर सुनाई जाएगी। चाहे लिखित रूप से दी गई हो चाहे मौखिक रूप से दी गई हो, देने वाले के उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसका सार एक राज्य सरकार द्वारा दी गई पुस्तक या डायरी, जिसे हम जीडी कह देते हैं, उसमें लिखा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पीड़ित व्यक्ति थाने में जाता है तो वो अपनी बात लिखित रूप में भी दे सकता है, मौखिक रूप से भी बता सकता है, लेकिन दोनों ही प्रक्रियाओं में उसे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। अब इसमें क्या होता है कि हमारे 2013 में एक संशोधन किया गया, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में एक परंतुक लगा दिया गया। उसमें कहा गया कि अगर महिला से संबंधित कोई अपराध होता है, 2013 में संशोधन किया गया, इसमें कहा गया कि महिला से संबंधित, महिला के विरुद्ध, मान लो विरुद्ध कोई अपराध हुआ है, कोई अपराध हुआ है या करने का प्रयास किया है, मतलब यह प्रयत्न हुआ है। जैसे कि आईपीसी की धारा सेक्शन 354, 354A, 354A, 354B, 354C, 354D, 375, 376, 376A, 376B, 376D के 509, इससे संबंधित कोई अपराध हुआ है, तब इसकी जो इत्तला लिखी जाएगी वो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी। अगर महिला पुलिस अधिकारी वहां उपस्थित नहीं है तो किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा, अन्य महिला अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी। लिखी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि महिला के विरुद्ध जो भी अपराध होता है उसकी जो रिपोर्ट लिखेगा महिला पुलिस अधिकारी, अगर ये यहाँ उपस्थित नहीं है तो कोई अन्य महिला अधिकारी, मतलब कोई पुरुष महिला के विरुद्ध हुए अपराध की सूचना जीडी में नहीं लिखेगा, उसके लिए महिला पुलिस अधिकारी होनी अनिवार्य है या फिर अन्य कोई महिला अधिकारी होनी अनिवार्य है। तो ये अभी जो बात चल रही थी इसमें सब क्लास दिए गए हैं, इसमें ये सब क्लास फर्स्ट है, यानी कि 154 का फर्स्ट। अब इसमें और भी सब क्लास दिए गए हैं। धारा 154(2) सेक्शन 144(2) यानी कि सब क्लास 2 कहता है कि जो व्यक्ति
अपराध की सूचना देने गया है, चाहे वो संज्ञेय अपराध हो चाहे असंज्ञेय अपराध हो, सूचना देने वाले को उसकी एक प्रति निशुल्क दी जाएगी। मतलब उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और इत्तला देने वाले को जो उसने सूचना दी है उसकी एक प्रतिलिपि निशुल्क दी जाएगी। फिर इसका सब क्लास 3 कहता है 154 का सेक्शन 144 का 3, मान लो कि थाने का बाहर साधक अधिकारी 154 फर्स्ट के तहत आपकी FIR लिखने से मना कर दे या पैसे मांगे या कुछ और बहाना बनाए, तो 154(3) में पीड़ित व्यक्ति को एक अन्य उपचार दिया गया है। वो क्या कर सकता है, FIR से संबंधित उस सूचना का सार, मतलब जो भी उसे बात बतानी है उसको डाक द्वारा उस जिले के SP को यानी कि पुलिस अधीक्षक के पास भेज सकता है। और जब ये डाक द्वारा SP साहब के पास पहुंच जाती है तो SP साहब को लगता है कि इस सूचना पे कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वो उस पर स्वयं जांच कर सकते हैं या किसी अधीनस्थ को, अधीनस्थ अधिकारी को जांच करने के लिए आदेश दे सकते हैं कि भाई ये सूचना आई है, आप इस पर जांच कीजिए और इसकी रिपोर्ट हमें सबमिट कीजिए कि मामला क्या है या क्या नहीं है। अब मान लो कि पीड़ित व्यक्ति ने SP साहब के यहाँ सूचना भेज दी और ना तो उस पर कार्रवाई थाने के बाहर साधक ने की, ना उस पर कोई अन्वेषण हुआ, और SP साहब ने भी उस पर कोई अन्वेषण नहीं किया या उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तब पीड़ित व्यक्ति धारा 156 के 3 सेक्शन 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, आवेदन कर सकता है और उस सार की एक कॉपी उस आवेदन में लगाई जाएगी और आवेदन में वो सब बातें लिखी जाएंगी कि साहब मेरे साथ ये घटना हुई है और मैंने इसकी खबर थाने के बाहर साधक अधिकारी को भी दी है और SP साहब को भी दी है, और उनके किसी के भी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तब मजिस्ट्रेट यानी कि जज साहब तब पुलिस अधिकारी को यह आदेश दे सकते हैं कि उस मामले का अन्वेषण करो। नंबर 2, उसकी FIR को लिखो। अगर उन्हें लगता है कि हाँ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है तो अन्वेषण के आदेश दे सकते हैं और रिपोर्ट को दर्ज करने की भी आदेश दे सकते हैं। मान लो कि आपने मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन किया और मजिस्ट्रेट साहब भी आपको धोखा दे गए
उन्होंने क्या काम किया, आपका आवेदन रद्द कर दिया कि नो भाई आपके मामले की कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि पर्याप्त आधार नहीं है कार्रवाई करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, उस सूचना के सार से संबंधित जानकारी को एक आवेदन के साथ और लेकर सेशन न्यायालय में जा सकते हैं। सेशन न्यायालय में जाकर पुनरीक्षण के लिए दावा कर सकते हैं। पुनरीक्षण, गलत लिख गई, पुनरीक्षण के लिए दावा कर सकते हैं। सेशन न्यायालय चाहे तो आपकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है, एफआईआर लिखने का आदेश दे सकता है या अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है। अगर सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण चल रहा है और आपके आवेदन पर सुनवाई हुई और उन्हें लगा कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है और आपका पुनरीक्षण भी रद्द कर दिया जाता है, तो फिर आप धारा 482 के तहत, सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। याचिका दायर कर सकते हैं। तब हाई कोर्ट आपकी मदद कर सकता है, आपकी एफआईआर लिखने के लिए आदेश दे सकता है, अन्वेषण करने के लिए आदेश दे सकता है। तो आप जान लीजिए कि थाने के भार साधक अधिकारी से होते हुए एसपी साहब से मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट से सेशन न्यायालय और सेशन न्यायालय से हाई कोर्ट तक में एफआईआर लिखने तक का प्रावधान है। तो आपको जागरूक होने की जरूरत है। ऐसा ही नहीं है कि केवल थाने में या चौकी पे एफआईआर लिखी जाती है। अगर कोई एफआईआर नहीं लिखता है तो आपको जो जो चीज बताई गई है इनके द्वारा आप अपनी कार्रवाई को करा सकते हैं। फिर भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि लड़ाई झगड़े से दूर ही रहिए, क्योंकि भाई लड़ाई झगड़ों में सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं है। ये आपके लिए जो बताया आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आए तो और अच्छी बात। धन्यवाद।